अगर मैं आपसे कहूं कि मैं बिल डब्ल्यू का दोस्त हूं, हिंसक ऑपरेशन ब्राइट स्टार के बाद डॉक्टर ब्राउन से मिलने की रिक्वेस्ट करते हुए, तो आपको लगेगा कि शायद मेरा दिमाग फिर गया है। लेकिन मैंने जो भी अगड़म बगड़म कही है, उसमें कई सारे कोड्स छिपे हुए हैं, और जो लोग उनके बारे में जानते हैं वो तो मेरी बात आसानी से समझ ही गए होंगे। असल में दुनिया में चप्पे चप्पे पर सीक्रेट कोड छिपे हुए हैं, जो कि एयरप्लेन, ज्वेलरी, डेटिंग प्रोफाइल और बैंकनोट जैसी तमाम जगहों पर पाए जाते हैं। और आज महज आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं उनका पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे खुफिया कोड्स के बारे में जिन्हें असल में छिपाया जाना था। फ्लाइट क्रू के कोड्स। किसी फ्लाइट के दौरान पायलट लगातार फ्लाइट अटेंडेंट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करते रहते हैं ताकि उन्हें सफर के बारे में अपडेट दिया जा सके। ये मैसेज आमतौर पर काफी सीधे साधे होते हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो सीक्रेट कोड्स यूज करने लगते हैं ताकि यात्रियों में घबराहट ना फैल जाए। स्कॉट कोड एक 4 डिजिट का नंबर होता है, जिसे पायलट कॉकपिट में एक रेडियो ट्रांसपोंडर में टाइप कर सकता है, जो इसे तुरंत ही नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रिले देगा। फ्लाइट के बारे में जानकारी देने के लिए डिजिट्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज किए जा सकते हैं, और भले ही अलग अलग देश अलग अलग स्क्वाक कोड यूज करते हों, पर 3 मुख्य इमरजेंसी कोड ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं। हर जगह यूज किए जाने वाले कोड्स हैं: रेडियो फेल होने के लिए 7600, किसी भी सामान्य आपातकाल के लिए 7700 और हाईजैकिंग के लिए कोड 7500। यकीनन इनमें से 7500 सबसे गंभीर कोड है, क्योंकि कोई पायलट इसे तभी यूज करता है जब हाईजैकर्स द्वारा प्लेन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा हो। ट्रांसपोंडर के इनपुट डिजाइन के चलते पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये जानकारी देने के लिए कोड को सचमुच बोलकर नहीं बताना पड़ता। लेकिन फिर भी अगर आप 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स को 7500 बोलते हुए सुनते हैं और वो परेशान नजर आ रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि वे प्लेन की हाईजैकिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये काफी डरावना है, लेकिन प्लेन में यूज किए जाने वाले सभी कोड इतने गंभीर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई फ्लाइट अटेंडेंट ब्लू जूस कहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वे प्लेन में उपलब्ध ड्रिंक ऑप्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि प्लेन के टॉयलेट में यूज किए जाने वाले केमिकल युक्त पानी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी अगर कोई फ्लाइट अटेंडेंट कहता है कि ब्लू जूस से जुड़ी कोई इमरजेंसी है, तो इसका मतलब होगा कि टॉयलेट में खराबी है या किसी यात्री ने वहां पर गंदगी मचा रखी है। ठीक है भाई, मैं तो सिर्फ ऑरेंज जूस से ही मतलब रखूंगा। अपराधियों के कोड। प्लेन के सीक्रेट कोड भले ही फ्लाइट पर होने वाली आपराधिक गतिविधि के बारे में चेतावनी देते हो, लेकिन नीचे जमीन पर खुद अपराधियों द्वारा भी कई कोड यूज किए जाते हैं। जैसे कि यूके से खबरें आती हैं कि कुछ होशियार चोर घरों पर चौक से कुछ सीक्रेट प्रतीक चिन्ह बना देते हैं। ये चिन्ह या तो घर की दीवारों पर या फिर बाहर फुटपाथ पर बनाए जाते हैं, जो घर के मालिक को सचेत किए बिना ही दूसरे अपराधियों को घर के बारे में सूचना देते हैं। पुलिस के माने तो इन चिन्हों में चोरी करने लायक किसी अच्छे घर के लिए X, लूटने के लिए बहुत ही जोखिम भरे घर के लिए एक कैपिटल D और अमीरों के घर के लिए एक फूल जैसे चिन्ह शामिल होते हैं। कुछ चिन्हों के मतलब और भी डरावने होते हैं, जैसे एक खुली किताब का मतलब होता है कि घर किसी कमजोर औरत का है। 2015 में स्कॉटलैंड के लेनाकशायर में पुलिस ने वहां के लोगों को चेताया था कि इन चिन्हों को घरों को चोरी के टारगेट की तरह मार्क किया जा रहा था। और सारी इंग्लैंड में भी पुलिस ने 2009 में कुछ ऐसी ही चेतावनी जारी की थी। वैसे तो इस बात के कुछ खास पुख्ता सबूत नहीं है कि ऐसे चिन्हों को अब भी यूज किया जाता है, खासकर ब्रिटेन के बाहर। लेकिन आगे चलकर पछताने से बेहतर है कि भैया थोड़ा सावधानी रहो। तो अगली बार जब आप किसी को फुटपाथ पर चौक से ऐसा कोई चिन्ह बनाते देखे ना, तो बिना किसी दया के उसे दबोच लें, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई चोर हो और अपने अगले टारगेट पर निशान लगा रहा हो। खानाबदोशों के चिन्ह। अब देखते हैं एक और ऐसे ग्रुप को जो कि सड़कों पर बनाए जाने वाले सीक्रेट कोड्स के जरिए आपस में संवाद करते थे। 1930 के दशक में अमेरिका भयानक आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, ऐसी मंदी जिसने दसियों लाख लोगों को गरीबी में धकेल दिया था। इस दौरान अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे, और उनमें से बहुतों ने खानाबदोश जीवन शैली को अपनाया, जिसमें वो काम की तलाश में अमेरिका भर में भटकते रहते। इनमें से बहुत से लोग मालगाड़ियों में छिपकर और लिफ्ट लेकर देश भर की यात्रा करते थे।
और उसी रूट पर यात्रा करने वाले दूसरे खानाबदोशों से संवाद करने के लिए वो अक्सर कोडेड चिन्ह छोड़ देते थे। होबोग्लिफ कहे जाने वाले इन चिन्हों को अक्सर ट्रेन स्टेशंस, मेल बॉक्स और सड़क के साइन बोर्ड्स पर उकेरा जाता था और उनका उपयोग खास करके खानाबदोशों के लिए उपयोगी जानकारी मुहैया कराने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए, आपस में जुड़े हुए दो गोलों का मतलब होता था कि इलाके की पुलिस भटकने वालों को पसंद नहीं करती, जबकि किसी घर पर बनी हुई बिल्ली का मतलब था कि वहां कोई रहमदिल औरत रहती है। वहीं एक क्रॉस ये इशारा करता था कि ईसाई होने का दावा करने और बाइबल से जुड़ी बातें करने पर आपको उस जगह खाना मिल जाएगा, जबकि बॉक्स में बना ये 4 नोकों वाला आकार आसपास रहने वाले किसी खतरनाक कुत्ते के बारे में आगाह करता था। ये चिन्ह यहाँ वहां भटकने वालों को यात्रा करते समय सुरक्षित, स्वस्थ और आजाद रहने में मदद करते थे। और जब भी वो किसी नए शहर में दाखिल होते तो इन सिंबल्स की मदद से बिल्ली वाली उस नेक दिल औरत का घर ढूंढ निकालते, जबकि देखते ही गोली मार देने वाले किसानों के घर से दूर रहते, जो उन्हें अपने आसपास देखना भी नहीं चाहते थे। मिकी के रहस्य। हमारे इस कोड ब्रेकिंग टूर का अगला पड़ाव हमें सीधे दुनिया के सबसे लोकप्रिय मनोरंजन पार्क डिज्नी वर्ल्ड में ले जाता है। डिज्नी वर्ल्ड दुनिया की सबसे खुशहाल जगह बनने की कोशिश करता है, इसलिए जरूरी है कि जब कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनके गेस्ट को उसके बारे में पता न चले। नतीजतन पार्क का स्टाफ एक दूसरे से संवाद करने के लिए कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो किसी भी बैड न्यूज को एकदम चोरी छुपे शेयर कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप यूएसए मेन रोड पर टहल रहे हैं और किसी कर्मचारी को रेडियो पर कोड वी रिपोर्ट करते हुए सुना, तो इसका मतलब होता है किसी ने पार्क में उल्टी कर दी है। बच्चे डिज्नी में ढेर सारी कैंडी खाते हैं, इसलिए ये कोड अक्सर ही सुना जाता है। लेकिन कुछ कर्मचारी उल्टी को प्रोटीन स्पिल कहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह अगर आप किसी स्टाफ को कोड विनी कहते हुए सुनते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उन्होंने रिजॉर्ट के पूल में किसी को पेशाब करते हुए देखा है, जिसका कोड नेम विनी द पूह की चटक पीली फर के नाम पर रखा गया है। कुछ दूसरे कोड बड़े अजीब होते हैं। बहुत से लोग डिज्नी वर्ल्ड के एकदम से दीवाने होते हैं और उनमें से कई लोग चाहते हैं कि उनके मरने के बाद उनकी राख को पार्क में बिखेर दिया जाए। डिज्नी ने इस पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कहा जाता है कि फिर भी कुछ परिवार अभी भी हर महीने डिज्नी वर्ल्ड तो जाते हैं और अपने प्रियजनों की अस्थियों को पार्क में चुपके से बिखेरने की कोशिश करते हैं। नतीजतन अगर आप स्नो वाइट को व्हाइट पाउडर अलर्ट कहते हुए सुने ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सिंड्रेला के महल में रेव पार्टी कर रहा है, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने किसी को राइड या किसी अट्रैक्शन पर राख फैलाते हुए देखा है, जिसे जल्दी से साफ किए जाने की जरूरत है। सभी स्टाफ के लिए ये कंपनी की पॉलिसी है कि वे इन कोड्स को सीखें और हमेशा उनका यूज करें। जाहिर है, किसी गेस्ट द्वारा उल्टी या पेशाब किए जाने पर या दादी माँ की राख को झाड़कर साफ करने के बारे में सुनकर किसी को भी अच्छा तो नहीं लगेगा भाई। इंस्पेक्टर सैंड्स। चलिए डिज्नी वर्ल्ड को छोड़कर किसी ऐसी जगह चलते हैं जो थोड़ी सी कम जादुई है, जैसे कि लंदन की अंडरग्राउंड मेट्रो। इस मशहूर मेट्रो नेटवर्क का रंगीन नक्शा और स्टेशंस के अजीबोगरीब नाम टूरिस्ट के लिए काफी कंफ्यूजिंग हो सकते, लेकिन असली लंदन वासी भी अंडरग्राउंड के सभी रहस्यों से वाकिफ नहीं है और स्टाफ के बीच सीक्रेट जानकारी साझा करने के लिए नेटवर्क जो होता है बहुत सारे कोड का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं तो आपको पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पर इस तरह की अजीब रिक्वेस्ट सुनाई दे सकती है। Inspector Sands, please report to control center. इसमें स्टाफ इंस्पेक्टर सैंड्स को स्टेशन के किसी खास पॉइंट पर रिपोर्ट करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ किसी सचमुच के पुलिस वाले के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि इंस्पेक्टर सैंड्स एक कोड वर्ड है जिसका यूज लंदन अंडरग्राउंड में कोई मामूली आग लगने पर या किसी यात्री द्वारा प्लेटफॉर्म पर फायर अलार्म खींचने पर किया जाता है। ऐसी स्थिति में वहां काम कर रहे स्टाफ को स्थिति का आकलन करते समय बाकी स्टाफ को संभावित आग के बारे में अलर्ट करने की जरूरत होती है और इस कोड के जरिए आम लोगों को सचेत किए बिना ही ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद डिसाइड किया जाता है क्या सचमुच में कोई आपात स्थिति है
और अगर है तो स्टेशन के सभी फायर अलार्म बजा दिए जाएंगे और स्टेशन को खाली करा दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस कोडवर्ड का आविष्कार लंदन अंडरग्राउंड ने नहीं किया था और इसे पहली बार 19वीं सदी के आखिरी दौर में थिएटर वालों द्वारा यूज किया जाता था। कोड का यूज शुरू किए जाने से पहले अगर किसी नाटक के दौरान आग लग जाती थी तो थिएटर स्टाफ दर्शकों को अलर्ट करने के लिए सीधे सीधे आग चिल्लाने लगते थे, लेकिन ऐसा करने से लोगों में अफरा तफरी मच जाती थी। 1849 में ग्लासगो के थिएटर रॉयल में एक छोटी सी आग लगी जिसे जल्दी बुझा दिया गया, लेकिन जब दर्शकों ने कि स्टाफ को घटना के बारे में चिल्लाते हुए सुना, उनको लगा कि आग अभी भी भड़क रही है। इससे थिएटर से बाहर निकलने के लिए भगदड़ मच गई, जिसके चलते 65 लोगों की कुचलकर मौत हो गई। उस जमाने में ऐसे कई हादसे हुए, इसलिए थिएटर वालों ने तय किया कि उन्हें ऐसे कोडवर्ड की जरूरत है जिससे वे दर्शकों को डराए बिना ही आग लगने की बात कर सकें। उस जमाने में छोटी मोटी आग बुझाने के लिए लपटों पर रेत की बाल्टी डाली जाती थी, इसलिए यूके भर थिएटर कोडवर्ड इस्तेमाल करने लग गए, जो था इंस्पेक्टर सेंड्स। लंदन मेट्रो में आज भी इसका इस्तेमाल होता है, जहां पतले गलियारे और सीढ़ियां भगदड़ के दौरान बड़ी ही खतरनाक साबित हो सकती हैं। हालांकि आधुनिक फायर फाइटर्स आमतौर पर रेत की बाल्टी की बजाय एक्सटिंग्विशर या पानी के पाइप का विकल्प चुनते हैं। फिर भी अगर आप मेट्रो प्लेटफॉर्म पर फायर अलार्म खींचते हैं तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि इंस्पेक्टर सेंड्स जांच के लिए वहां पर जरूर जाएंगे। ट्यूब मेट्रो पर आग कभी कभार ही लगती है, इसलिए इंस्पेक्टर सेंड्स कुछ खास बिजी नहीं रहते। लेकिन लंदन अंडरग्राउंड मेट्रो में कोडवर्ड्स की एक लंबी लिस्ट है जिनका इस्तेमाल डेली बेसिस पर होता है। इसमें कई स्लिप्स कोड शामिल हैं जिनका इस्तेमाल सफाई कर्मियों को किसी खास प्लेटफॉर्म पर भेजने के लिए किया जाता है। जब कुछ साफ करने की जरूरत पड़ती है, ऐसे 7 कोड हैं और हर कोड उस खास पदार्थ का संकेत देता है जिसको कि साफ किया जाना है। जैसे उदाहरण के लिए कोड 1 का मतलब होता है खून, कोड 3 का मतलब उल्टी और कोड 5 का मतलब होता है टूटा हुआ कांच। ये कोड सफाई कर्मी को बताते हैं कि सफाई वाली जगह पर कौन से उपकरण लेकर जाना है और अनाउंसमेंट किया जाएगा कि प्लेटफॉर्म 2 पर कोड 3 की खबर है। छी यार, कोई सफाई कर्मी मिकी को बुलाओ, यहाँ कोड वी प्रोटीन स्पिल हुआ है। डॉक्टरों के कोड। आइए अब चिकित्सा उद्योग में चलते हैं और डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ गुप्त कोड्स पर नजर डालते हैं। अस्पतालों में आमतौर पर एक अनाउंसमेंट सिस्टम होता है जिसके जरिए वहां का स्टाफ पूरे अस्पताल में संदेश भेजने की कोशिश करता है और कभी कभार वो मरीजों को डराए बगैर संवेदनशील जानकारी प्रसारित करने के लिए कोडवर्ड का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई नर्स इंटरकॉम पर डॉक्टर ब्राउन को किसी वार्ड में आने के लिए कहती है तो असल में वो सचमुच के किसी डॉक्टर को नहीं बुला रही है, बल्कि उसका असली मतलब यह हुआ कि वहां कोई मरीज हिंसक हो रहा है और स्टाफ को सिक्योरिटी की जरूरत है ताकि वो वहां पहुंचकर मदद कर सके। इसी तरह अगर डॉक्टर फायरस्टोन को किसी खास वार्ड में बुलाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस जगह आग लगी हुई है और उन्हें कर्मचारियों को उसके बारे में चेताना है कि शायद उन्हें अस्पताल खाली करवाना पड़ जाए। ये इंटरकॉम कोड आपातकालीन जानकारी को गुप्त रूप से पूरे अस्पताल में पास करते हैं, लेकिन मीडिया आउटलेट्स के साथ साझा की गई अनाम रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्टर मरीजों के सामने खड़े होकर उनके बारे में बात करने के लिए भी कई कोड यूज करते हैं। एक मजेदार और थोड़ा चिंताजनक कोड ये है कि अस्पताल में काम करने वाले एक शख्स ने खुलासा किया, अगर कोई बदसूरत बच्चा अस्पताल में भर्ती होता है तो डॉक्टर उसे FLK कहते हैं, जो कि फनी लुकिंग किड का शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन थोड़ा कम मजेदार पर प्रैक्टिकल बात यह है कि वो इस संक्षिप्त कोड का इस्तेमाल तब भी करते हैं जब कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसमें स्पष्ट रूप से कोई अज्ञात जेनेटिक गड़बड़ी होती है। इससे दूसरे डॉक्टर समझ जाते हैं कि उन्हें बच्चे की मां को टेंशन दिए बिना बच्चे की कुछ बीमारियों की जांच करनी है। इसके अलावा कुछ दूसरे डॉक्टर्स ने ऑफ रिकॉर्ड बताया है कि वो रियली हॉट मॉम कहने के लिए RHM कोड यूज करते हैं। एक डॉक्टर ने इंटरनेट पर दावा किया कि अस्पताल में कर्मचारी मरीजों की खूबसूरत माओं के बारे में बात करने के लिए यही कोड इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने अपने सहकर्मियों को मरीज के परिवार के सामने खड़े होकर ऐसा कहते हुए भी सुना है
कि उन्होंने अभी अभी FLK वाली एक RHM का इलाज किया है। उस बच्चे को ये बात पता चल जाए तो उसे वाकई में सीरियस इलाज की जरूरत पड़ जाएगी भाई। इसलिए शुक्र है कि वो पहले से ही अस्पताल में होते हैं, है ना। कंप्यूटर एरर। भले ही डॉक्टर अपने मरीजों का मजाक उड़ाने के लिए सीक्रेट कोड्स का इस्तेमाल करते हो, लेकिन ये इकलौता ऐसा पेशा नहीं है जहां पर लोग काम पर गपशप करने के लिए कोड वर्ड्स का यूज करते हैं। अगर आपने कभी अपने कंप्यूटर की कोई समस्या को ठीक कराने के लिए टेक सपोर्ट को कॉल किया है तो जरूर जानते होंगे कि वो अक्सर ऐसी तकनीकी भाषा यूज करते हैं जो आम लोगों के लिए एकदम बेमतलब सी मालूम पड़ती है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि इनमें से कुछ जटिल शब्द आपके लिए होते हैं, ना कि आपके कंप्यूटर के लिए। IT टेक्नीशियन ये जानते हैं कि ज्यादातर लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कभी कभी वो आपके सामने ही आपका मजाक उड़ाने के लिए इस बात का फायदा उठाते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता तो टेक्नीशियन कह सकता है कि समस्या PEBKC है, पेपकैक। ये कोड किसी जटिल कंप्यूटर शब्द जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है कि समस्या कीबोर्ड और कुर्सी के बीच मौजूद है। यानी कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि आप उसे ठीक से यूज करना नहीं जानते। इसी तरह टेक्नीशियन कह सकता है कि वे ID10T समस्या से निपट रहे हैं। बोलकर कहने पर तो ये किसी टेक्निकल शब्द जैसा लग सकता है, लेकिन स्पेलिंग लिखने पर ये इडियट जैसा लगता है। इसमें कोई शक नहीं है कि तकनीकी जानकारी ना रखने वाले लोगों की हेल्प करना एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन क्या इससे इन टेक्नीशियंस को उन लोगों का मजाक बनाने का अधिकार मिल जाता है जिनकी मदद करने की उनको तनख्वाह मिलती है? इसका जवाब तो भाई मैं आप लोगों पर ही छोड़। लेकिन अगली बार अपना कंप्यूटर ठीक करवाते समय अगर आप पेपकैक सुनते हैं ना, तो बेझिझक तकनीशियन को ID10T कह सकते हैं और अपना काम किसी और से करवा लें। कमाल के दोस्त, एक सीन इमेजिन कीजिए। मैं किसी बार में आराम से बैठकर पानी पी रहा हूँ, तभी एक अजनबी मेरे पास आता है और पूछता है, क्या आप बिल डब्ल्यू के दोस्त हैं? आपको लगेगा कि बातचीत शुरू करने के लिए ये बहुत ही घटिया लाइन है, या शायद उस शख्स ने गलती से मुझे कोई और समझ लिया है। पर असल में वो ये पूछना चाह रहा था कि क्या मैं एल्कोहलिक्स एनोनिमस या AA का कोई सदस्य हूँ। AA शराब की लत छुड़ाने वाला एक रिकवरी प्रोग्राम है जिसमें गोपनीयता पर खास ध्यान दिया जाता है। एक ही AA ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे के नाम तो जानते हैं, पर उन्हें ये गुप्त रखना होता है और प्रोग्राम के किसी दूसरे सदस्य की पहचान का खुलासा कभी नहीं करना चाहिए। नतीजतन सार्वजनिक रूप से AA के बारे में बात करते समय उन्हें कोड लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई शख्स उस प्रोग्राम का सदस्य है या नहीं, तो फिर आपको उनसे पूछना होगा कि क्या वे बिल डब्ल्यू के मित्र हैं। ये कोड AA के सह संस्थापक बिल विल्सन के नाम पर चुना गया था और ये प्रोग्राम के सदस्यों को बाहरी लोगों के सामने अपनी शराब की लत का खुलासा किए बगैर एक दूसरे से मिलने जुलने का तरीका देता है। कोड का इस्तेमाल दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। AA सदस्यों ने बताया है कि अगर शराब की लत से जूझ रहा कोई शख्स एयरपोर्ट पर है और उसे लगता है कि वो फिर से शराब पी सकता है, तो वो गेट एजेंट से ये अनाउंस करने के लिए बोल सकता है कि क्या बिल डब्ल्यू का कोई दोस्त उस गेट पर आ सकता है। माना जाता है अगर कोई AA सदस्य ऐलान सुनेगा तो वो उस गेट पर पहुंच जाएगा और आपकी मदद करेगा और आपको एयरपोर्ट के बाहर से दूर रखेगा। वाह, बिल डब्ल्यू के दोस्तों वाकई में बहुत ही बेहतरीन है भाई। 437737। मेरे टिंडर प्रोफाइल की माने तो मैं 6 फीट ऊंचा एक मॉडल हूं जिसे एस्ट्रोलॉजी और बीच पर लंबे वॉक बहुत ही पसंद है। लेकिन सच्चाई जानकर आप थोड़ा निराश हो जाएंगे। लोग अपनी डेटिंग प्रोफाइल पर तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें डालते हैं और पता चला है कि अकेलेपन से पीड़ित कुछ लोग अपने संभावित प्रेमियों को जानकारी भेजने के लिए सीक्रेट कोड्स का यूज करते हैं। अगर आप टिंडर पर कुछ देर के लिए स्वाइप कर रहे हैं तो फिर आपको कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जिसकी प्रोफाइल पर 437737 लीक हो। ये नंबर यूं ही चुने हुए से लग सकते हैं, लेकिन असल में इस कोड का एक सीक्रेट मतलब होता है जो संकेत करता है कि प्रोफाइल के पीछे वाला शख्स हर्पीस से पीड़ित है। हर्पीस का कोई इलाज नहीं होता, इसलिए अगर आप इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं
तो ये आपके शरीर में जीवन भर रहेगा। ज्यादातर मामलों में निष्क्रिय वायरस संक्रामक नहीं होता, लेकिन कभी कभी ये कुछ हफ्तों के लिए फिर से सक्रिय हो सकता है, जिस दौरान ये दूसरों तक फैलकर उनको भी अपनी जद में ले सकता है। इससे बहुत सारे लोग हर्पीज से डरने लगे और नतीजतन हर्पीज पॉजिटिव लोगों के लिए डेटिंग काफी जटिल हो जाती है। इसलिए जब 1990 के दशक में डेटिंग वेबसाइट की शुरुआत हुई तो हर्पीज से संक्रमित लोग अपने जैसे दूसरे लोगों को ढूंढने का एक ऐसा तरीका चाहते थे जिससे उन्हें अपनी प्रोफाइल देखने वाले सभी लोगों को अपनी बीमारी के बारे में ना बताना पड़े। उन्होंने नंबर्स का ये सीक्वेंस इसलिए चुना क्योंकि जब आप इन डिजिट्स को पुराने जमाने के किसी मोबाइल के कीपैड में टाइप करेंगे तो हर्पीज वर्ड निकल आएगा। तब से इस कोड को डेटिंग साइट्स पर यूज किया जाता रहा है, जिससे हर्पीज से पीड़ित लोग अपने संक्रमण के बारे में ऑकवर्ड बातचीत करने से बच सकते हैं, जबकि इसके बारे में जानने वालों से कुछ भी छिपाना नहीं पड़ता भाई। जो लोग नहीं जानते उन्हें गूगल पर ये नंबर खोजने से भी जानकारी मिल जाएगी। ये कोड तो एक बड़ा ही असहज दुविधा का एक चतुर समाधान है मेरे भाई। अंगूठियों के मतलब। जब बात गहनों की आती है तो ज्यादातर लोग अंगूठियां और हार को एक साधारण एक्सेसरी के तौर पर पहचानते हैं और पहनते भी हैं, लेकिन कुछ गहनों का यूज दूसरों को सीक्रेट संकेत देने के लिए किया जाता है। जैसे सोने की एक सादी अंगूठी का यूज अक्सर ये दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई शादीशुदा है, वहीं हीरे की चेन बताती है कोई अमीर दिखना चाहता है। खैर ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं अगर कोई अपने दाहिने हाथ में काली अंगूठी पहनता है तो उसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो एक खुले विवाह में है, जो अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के साथ भी शारीरिक संबंध बना सकता है। ये अंगूठियां अक्सर एक से ज्यादा लोगों को पसंद करने वालों द्वारा पहनी जाती हैं, जो कि अन्य कामुक लोगों को ढूंढना चाहते हैं और उनको ये इशारा करते हैं कि उनकी रुचियां एक दूसरे के समान हैं। ये स्विंगर लोग अपने दाहिने हाथ की किसी भी अंगूठी पर अंगूठी पहनेंगे, लेकिन अपनी मिडिल फिंगर को छोड़कर। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच वाली उंगली पर काली अंगूठी पहनने का एक बिल्कुल ही अलग मतलब होता है, जो कि आमतौर पर यह संकेत देता है कि उन्हें सेक्स में जरा भी रुचि नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे लोगों को किसी के प्रति कोई यौन आकर्षण महसूस नहीं होता और ऐसे लोगों का स्विंगर से कोई लेना देना भी नहीं होता। बेशक काली अंगूठियां ऐसे लोगों द्वारा भी पहनी जाती हैं जो इनमें से किसी भी ग्रुप में नहीं आते और वे इन अंगूठियों का छिपा हुआ मतलब समझे बिना भी उनको पहन सकते हैं। तो अगर आप फैशन के तौर पर काली अंगूठी पहनते हैं तो मेरी राय है कि इसे अपने बाएं हाथ में पहने और अपनी बीच वाली उंगली से तो दूर ही रखें। अन्यथा कपल्स ये सोचकर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप मौज मस्ती की तलाश में हैं, या आपकी क्रश ये समझ सकती है कि आपको उनमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और फिर वह आपको इग्नोर करने लगेगी। आपकी पसंद के हिसाब से ऐसी अंगूठियां फायदेमंद या नुकसानदेह दोनों ही हो सकती हैं भाई। क्रूज पर लाश। क्रूज को बड़ा आरामदेह माना जाता है, फिर भी समंदर में बहुत सी गड़बड़ हो सकती है। जब कोई आपात स्थिति होती है तो स्टाफ कोट्स का यूज करते हैं ताकि यात्रियों में हड़कंप ना मचे। उदाहरण के लिए अगर आप क्रूज पर हैं और किसी कर्मचारी को माइक पर ऑपरेशन ब्राइट स्टार अनाउंस करते हुए सुनते हैं तो इसका मतलब होगा शिप पर कोई मेडिकल इमरजेंसी है। अगर स्टाफ ऑपरेशन राइजिंग स्टार कहता है, इसका मतलब होगा किसी यात्री की मौत हो गई है। ये स्थितियां उतनी भी रेयर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि क्रूज शिप हजारों बुजुर्ग मेहमानों को एक लंबी यात्रा पर लेकर जाते हैं, जिसमें ढेर सारा खाना, सालसा डांस और डेक की कुर्सियों के लिए चिक चिक करना शामिल होता है। और नतीजा ये होता है कि हर साल क्रूज शिप्स पर लगभग 200 मेहमानों की मौत होती है। जब कोई मरता है तो ऑपरेशन राइजिंग स्टार की घोषणा होती है और ये स्टाफ को इशारा देता है कि लाश को शिप के छोटे से मुर्दा घर में ले जाएं और उसे चुपके से अगले बंदरगाह पर उतार दें। क्रूज शिप दूसरे मेहमानों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि वो उनकी छुट्टियां नहीं खराब करना चाहते। इसलिए जब ये मेहमान पूल में आराम कर रहे होते हैं और मजे से दावत उड़ा रहे होते हैं तो उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी शानदार क्रूज शिप पर कोई लाश भी रखी हुई है। टाइम चेक। अपनी टीनेज के दौरान जब मैं कैशियर का काम करता था तो लोग समझते थे कि मेरा काम बड़ा आसान, लेकिन किसी स्टोर पर काम करने में केवल अलमारियों में सामान भरना और बूढ़ी औरतों के साथ फ्लर्ट करना ही नहीं होता। और बड़े रिटेल स्टोर्स में
कैशियर को अक्सर कुछ कोड वर्ड सीखने पड़ते हैं ताकि वो कस्टमर्स को हैरान किए बिना ही दिक्कतों से निपटा लें। जब बात आपात स्थितियों की आती है तो बम की धमकी से ज्यादा गंभीर और कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे स्टोर ऐसे मामलों में एक ही कोड यूज करते हैं। अगर आप कहीं पर शॉपिंग कर रहे हैं और स्टोर में टाइम चेक का अनाउंसमेंट सुन रहे हैं तो आपको अपना सामान छोड़कर तुरंत ही बाहर भागना चाहिए, क्योंकि ये कोड है जिसे आमतौर पर तब यूज किया जाता है जब कोई स्टोर को बताता है कि वहां पर बम लगाया गया है या जब कोई बम पाया जाता है। इससे स्टाफ को बिना किसी अफरा तफरी के बम के खतरे का प्रोटोकॉल फॉलो करने और असली वजह बताए बिना कस्टमर्स को बाहर निकालने का मौका मिल जाता है। IKEA उन कई स्टोर्स में से एक हैं जो इस कोड का यूज करते हैं, और अगर उनको पता चलता है कि धमकी गलत अलार्म है तो फिर वो एक अनाउंसमेंट करेंगे जिसमें कहा जाएगा कि हाल ही में की गई जांच के बाद सभी घड़ियों को रीसेट कर दिया गया है। इससे स्टाफ समझ जाता है कि सब कुछ ठीक है और कस्टमर फिर से अंदर जाकर अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं, इस बात से अनजान कि थोड़ी देर तक उन पर उनके चिथड़े उड़ने का खतरा मंडरा रहा था। नोट में छिपे कोड, टाइम चेक और इंस्पेक्टर सेंट्स जैसे इमरजेंसी कोड सुनना काफी डरावना हो सकता है, लेकिन बम की धमकियां और आग लगने की घटनाएं कभी कभार ही होती हैं। इसलिए इस बात की पूरी उम्मीद है कि असल जिंदगी में आपको उनका सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कोड कहीं ज्यादा कॉमन होते हैं और हो सकता है कि ये अगले कोड आपको अपने वॉलेट में छिपे हुए मिल जाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर मामलों में अगर आप किसी करेंसी नोट को फोटोकॉपी करने की कोशिश करेंगे तो फोटोकॉपियर मशीन एक एरर मैसेज डिस्प्ले करेगी ताकि आप रुपयों की छपाई ना कर सकें। अगर आप मशीन से कोई कॉपी प्रिंट करेंगे भी तो वो इस तरह से इसको खराब कर देगी। अगर आप एडोब फोटोशॉप पर कोई नोट एडिट करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी एरर डिस्प्ले होते रहेंगे। काफी कमाल की बात है ना? और 2002 में मार्कस कुन नामक एक सिक्योरिटी एनालिस्ट ने यह पता लगाने की कोशिश की कि ये मशीन्स और सॉफ्टवेयर कैसे जान जाते हैं कि असली करेंसी है और जाली नोटों की छपाई को कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने अलग अलग देशों के कई नोटों की जांच की और पाया कि उन सभी में एक ही खास तरीके से व्यवस्थित सर्कल का पैटर्न था। उन्होंने पाया कि यह पैटर्न दुनिया भर के नोटों पर बना होता है, लेकिन उनमें से कुछ नोटों में ये एकदम छिपा होता है। ऑस्ट्रेलिया के $5 के नोट पर यह पैटर्न ऊपर दाएं हिस्से में फूलों के डिजाइन में छिपे होते हैं। इसी तरह अमेरिकी $20 के नोट के पीछे वाले पूरे हिस्से पर 20 लिखा होता है और जीरो का एक खास आकार व्यवस्थित किया गया है। मार्कस कुन ने खगोलीय ओरियन नक्षत्र के साथ इस पैटर्न की समानता और यूरो करेंसी नोटों पर इसकी उपस्थिति के कारण पैटर्न का नाम यूरियन कॉन्स्टलेशन रखा। जब उन्होंने अपनी खोज सार्वजनिक की तो लोगों को हर नोट पर यह पैटर्न नजर आने लगा, लेकिन इस पैटर्न के यूज को कभी भी किसी सरकार या कॉर्पोरेशन द्वारा आधिकारिक तौर पर कबूल नहीं किया गया। पैटर्न का तकनीकी विवरण गुप्त रखा जाता है और ये साफ नहीं है कि इसका कोई आधिकारिक नाम भी है या नहीं, लेकिन ये पैटर्न निश्चित रूप से एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये बार बार साबित हुआ है कि ज्यादातर फोटोकॉपियर किसी नोट को स्कैन करते समय इसे ऑटोमेटिक रूप से भर लेते हैं। मार्कस कुन की खोज के बाद लोगों ने माना कि फोटोशॉप जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी यूरियन पैटर्न को स्कैन करते हैं, लेकिन 2003 में प्रोफेसर स्टीवन जेम्स मार्कोट ने पाया कि ऐप यूरियन पैटर्न के ढके होने पर भी करेंसी नोट को पहचान सकते हैं। पता चला है कि फोटोशॉप जैसे ऐप असल में कुछ बिल्कुल अलग तरह के सीक्रेट कोड्स को स्कैन करते हैं। करेंसी नोट लाइनों के सूक्ष्म और जटिल पैटर्न से ढके होते हैं जिन्हें इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर फूड पैकेजिंग पर मौजूद बार कोड की तरह स्कैन करते हैं। ये सॉफ्टवेयर को अलर्ट कर सकता है कि इमेज में दिख रहा नोट असली करेंसी है या नहीं। अगर इमेज किसी असली नोट की होती है तो सॉफ्टवेयर किसी भी तरह के बदलाव या कॉपिंग को ब्लॉक कर देता है ताकि लोग अपनी खुद की नोट छापकर अमीर न बनने लग जाएं। या यूं कह लो कि नकली नोट छापने के आरोप में उनको FBI के हत्थे चढ़ने से बचा लिया जाता है। खुफिया स्कल्पचर। आइए दुनिया भर की सरकारों द्वारा यूज किए जाने वाले कोड से हटकर एक ऐसे कोड की तरफ बढ़ते हैं जिसे हल करने की कोशिश करने के बावजूद दुनिया भर के सबसे बेहतरीन सरकारी कोड ब्रेकर भी असफल रहे। क्रिप्टोस एक स्कल्पचर है जो कि जॉर्ज बुश सेंटर फॉर इंटेलिजेंस, जो कि CIA का मुख्यालय है, उसमें रखा हुआ है। CIA अमेरिकी सरकार की सबसे खुफिया अंग है, सो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्रिप्टोस एक बड़ा ही रहस्यमय स्कल्पचर है। स्कल्पचर में तांबे की 4 बड़ी प्लेटें हैं जो उलझे हुए अक्षरों से बने इनक्रिप्टेड मैसेज डिस्प्ले करती हैं।
4 में से 3 प्लेटों को कोड ब्रेकर्स द्वारा हल किया जा चुका है, जो बेतरतीब से लगने वाले अक्षरों में छिपे पैटर्न खोजने में कामयाब रहे, जिसके लिए उन्होंने कई तरह की डिक्रिप्टिंग विधियों का सहारा लिया। सुलझाए जा चुके इन मैसेजेस में जीपीएस कोऑर्डिनेट, तूतनखामीन की कब्र का जिक्र और मशहूर किताबों के लिए कोटेशन शामिल है। लेकिन आखिरी वाले कोड को अब तक कोई भी हल नहीं कर पाया है, जिससे ये दुनिया की सबसे मशहूर अनसुलझी पहेलियों में से एक बन गया। भले ही स्कल्पचर सीआईए मुख्यालय में स्थित है, लेकिन एजेंसी इसे हल करने की कोशिश के बावजूद भी असफल रही, और क्रिप्टोस की पहेली का हल केवल वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। स्कल्पचर को आर्टिस्ट जिम सैनबोर्न और एड शीट ने मिलकर बनाया था, जो एक सीआईए के एक पूर्व अधिकारी थे, जिन्होंने 1963 में 1989 तक एजेंसी के क्रिप्टोग्राफिक सेंटर के डायरेक्टर के रूप में काम किया था। सैनबोर्ग ने स्कल्पचर को डिजाइन किया था, जबकि शीट ने उस पर डिस्प्ले किए जाने वाला कोड विकसित किया था, और 1990 में दोनों ने डिजाइन को पूरा करते हुए क्रिप्टोस का निर्माण किया। शुरुआत में दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिप्टोग्राफर्स ने पहेलियों को सुलझाने में अच्छी बढ़त दिखाते हुए 1998 तक पहले 3 मैसेजेस को हल कर लिया, लेकिन उसके बाद से कोई भी तांबे की आखिरी प्लेट पर लिखी हुई पहेली को सुलझाने में कामयाब नहीं हुआ, और लगभग 40 सालों की कोशिशों के बाद अब ऐसा लगता है कि शायद क्रिप्टोस को कभी भी हल नहीं किया जा सकेगा, जिससे ये दुनिया की सबसे जटिल पहेलियों में से एक मानी जाएगी। खैर, हमारे कोड ब्रेकिंग मिशन को अब खत्म करने का वक्त आ गया, लेकिन इनमें से किस कोड ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं, और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।